Good morning, students. Beta, we have already started our second chapter, the Lost Spring. Do you know that the Lost Spring, the meaning of the Lost Spring, I have already told you. You know the lost of the child. You know that when some boys started to do the work in the childhood due to the lack of the money. You know they are not having their childhood has been lost by them. तो बेटा इस चैप्टर में हमने आपको बताया था कि इस स्टोरी में जो एक बॉय होता है जिसका नाम साहिब होता है। साहिब जो है राइटर को डेली अनिल चुंग से रोज उससे मुलाकात होती थी और वो रोज उसको देखती थी कि साहिब के पास एक रेड पिकर्स होता था और रेड पिकिंग करते हुए वो उसको देखती थी। तो उन्होंने पूछा उससे साहिब से पूछा था कि भाई आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हो, तो गार्बेज में। तो कह रहा है, उसने ये बताया था कि वो उसमें गार्बेज में क्या ढूंढ रहा है, इस तरीके से उसने बताया था कि इसमें गोल्ड ढूंढ रहा है। लेकिन एक्चुअली क्या था, उसने बताया था कि भाई साहिब जो है कहाँ से आया था, ढाका से आया था, फ्लड वगैरह आया था, बहुत सारी बाढ़ वगैरह आई थी, तो उसकी बहुत सारी फसलें और घर वगैरह नष्ट हो गया था। इसलिए अब उसे इस बात का पता नहीं था कि वो किस सिटी में रहता था। और इस तरीके से यहाँ आने के बाद में क्या होता है, राइटर्स जो होते हैं उससे पूछते हैं भाई तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो उसने सीधा सा आंसर दिया था कि मेरे पड़ोस में, मेरे नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है, इसी वजह से हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं। तो राइटर उसको विश्वास दिलाते हैं कि मैं जल्दी ही एक स्कूल बनाऊंगी और आप वहाँ पढ़ने आओगे। फिर कुछ दिनों के बाद में जो होता है, राइटर को कुछ दिनों के बाद में साहिब को राइटर दिखाई देते हैं। तो उससे पूछते हैं कि आपका स्कूल रेडी हो जाता है। तो राइटर को वो कह रहा है अभी इसमें बहुत, राइटर उसको जवाब देते हैं, उसको आंसर देते हैं कि इसे बनने में बहुत समय लगेगा और मुझे बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। कह रहा है मैंने जो आपसे प्रॉमिस की थी, कह रहा है ऐसे ही लाइक मैंने अपॉन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज बैक बिलीव वर्ड। कह रहा है जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस की थी ऐसी बहुत सारी डल प्रॉमिसेस हर दुनिया के हर कोने में लोग करते हैं और वो पूरी नहीं कर पाते हैं। केवल राइटर ही ऐसी नहीं थी, केवल राइटर ने ही ऐसी प्रॉमिस नहीं की थी, बल्कि साहिब जैसे कितने सारे बच्चे हैं, लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं समाज में, हमारी सोसाइटी में, हर दुनिया के हर फील्ड में, दुनिया के हर कॉर्नर में ऐसे बहुत सारे लोग जो प्रॉमिस करते हैं कि जल्दी स्कूल बन जाएगा, लेकिन उनकी प्रॉमिसेस में कोई दम नहीं होता है, डल प्रॉमिस होती है। और इस तरीके से क्या होता है, राइटर जो है इस बात को जानने के बाद में, फिर राइटर काफ़ी मंथ्स के बाद में जो होता है, राइटर उसको जानने लगती हैं, फिर उससे उसका नाम पूछती हैं, उसको अपना नाम बताता है साहिब आलम। जैसे ही वो साहिब आलम अपना नाम बताता है, लेकिन कह रहा है क्या, तो राइटर उससे पूछते हैं कि तुम्हें साहिब आलम का मीन्स पता है। साहिब आलम का मतलब क्या होता है, द व्हाट वी कैन से द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। कह रहा है शायद तुम्हें इसका नाम का शायद मीनिंग पता नहीं है। कह रहा है ऐसे बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं वो ऐसे गलियों में घूमता रहता था अपने फ्रेंड के साथ, और इस तरीके से उन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा था, जैसे आर्मी में ग्रुप होता है कि सारे बच्चे क्या करते थे, ऑन फूट घूमते थे, किसी के पास चप्पल्स नहीं थी। उसने पूछा, तो राइटर उससे फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि आप वाई यू आर नॉट वेयरिंग द चप्पल्स, वाई यू आर नॉट वेयरिंग द शूज एटसेट्रा। तो राइटर को उसकी माँ आंसर देती है कि उसके शूज जो थे सेफ में थे, उसकी माँ ने उसको नहीं दिए थे। यहाँ तक कि कह रहा है बट इवन इफ शी डिड थ्रो देम ऑफ एट अनदर हु इज वेयरिंग द शूज नॉट मैच। और कह रहे हैं जो शूज वगैरह वो पहने थे उस तरीके से मैच नहीं करते थे। तो इस तरीके से अगर एक बच्चा जो है, अगर एक बॉय शूज नहीं पहनता था तो बाकी सारे बच्चे जो थे विदाउट शूज थे, कोई भी शूज वगैरह नहीं पहनता था। इसका रीजन क्या था, क्योंकि ये उन्होंने एक तरीके से ट्रेडिशन बना रखा था। ट्रेडिशन क्या होता है, एक परंपरा बना रखी थी, और इस परंपरा में कह रहा है ज़्यादा इस चीज़ को एक्सप्लेन करना नहीं, कह रहा है ज़्यादा इस चीज़ को एक्सप्लेन तो नहीं कह सकता, लेकिन कह रहा है उन्होंने एक ही रीजन दिया था, ड्यू टू द लैक ऑफ द मनी दे कैन नॉट वेयर द चप्पल्स और द शूज। यहाँ तक मैंने आफ्टर ईयर आई एक्सप्लेन टू यू। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। Now I remembered a man from Udupi once told me, as a young boy he would go to school past an old temple where his father was priest. He would stop briefly at the temple and pray for his shoes. 30 years later I visited this town and the temple, which was now drowned in the year of the desolation. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing the socks and shoes, arriving painting and threw his school bag on the folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of the shoes. Let me never lose them, the goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the
rag pickers in my neighborhood remain shoeless. Because some tough words are there. Just I'm writing here the tough word, that one is the visited. You can write here that words and meanings. Visited, saw. And the next word is the tough is there, desolation. Desolation here means ruin. I think not rag pickers, rag pickers, those who pick up rags, तो इस स्टोरी में क्या बताया है, एक्चुअली इस स्टोरी में बता रहा है लेखक को अभी भी एक कह रहा है, लेखक इस बात को याद करती हैं कि एक बार कह रहा है उन्होंने एक स्टोरी एक आदमी के बारे में सुनी थी और ये आदमी कहाँ से रिलेटेड था, उदीपी से था। उदीपी what we can say, a town in कर्नाटका। हाँ, लेखक ने जो है एक आदमी की स्टोरी को सुना था और ये आदमी कहाँ से बिलोंग करता था, ये आदमी उदीपी से बिलोंग करता था। उदीपी किसका नाम है, एक टाउन था कर्नाटका में। कह रहे हैं जैसे कह रहा है क्या है इसकी स्टोरी, क्या उसने कहा एक बार कहानी लगाई थी राइटर के लिए, और कहानी क्या थी इसकी कहानी इसमें कह रहा है जब वो छोटा सा ही बच्चा था, जब वो स्कूल वगैरह जाया करता था पास में, तो कह रहा है एक पास में एक ओल्ड टेम्पल था जहाँ पर उसके फादर प्रीस्ट थे। कह रहा है ही कुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर द शूज। तो कह रहा है वो जब भी स्कूल जाता था तो टेम्पल में रुकता था और गॉडेस से प्रेयर करता था किसके लिए, कि उसे एक पेयर ऑफ द शूज मिल जाए। 30 साल के बाद में कह रहा है दोबारा जब मैंने उसने उस टाउन को देखा था, उस टेम्पल को देखा था, तो कह रहा है टेम्पल बिल्कुल ड्रॉन इन द ईयर ऑफ द डेसोलेशन, यानी टेम्पल बिल्कुल मतलब रूइन हो सका था, बिल्कुल खंडर बन चुका था। और इसी के बैकयार्ड में यहाँ पर एक न्यू प्रीस्ट था, जहाँ पर उससे एक न्यू प्रीस्ट था, दूसरा टेम्पल था जहाँ पर रेड चेयर्स थी, प्लास्टिक की चेयर थी। उसका एक लड़का जो था वो ड्रेस पहने हुआ था, ग्रे यूनिफॉर्म थी उसकी, सॉक्स पहनता था, शूज वगैरह पहना हुआ था। कह रहा है हाँफते हुए जो होता है, जैसे स्कूल से वापस आता है तो बैग कहाँ डाल देता है, अपने बैग पे डाल देता है और उस बच्चे के लिए देखता है, लुकिंग एट द बॉय। कह रहा है उस बच्चे के लिए देखता है, कह रहा है मुझे आज भी याद है कि उस बच्चे ने, जो दूसरा बच्चा था, अनदर बॉय था, उसने गॉडेस से प्रेयर की थी और लास्ट में कह रहे हैं उसकी इस तरीके से उसने गॉडेस से प्रेयर की थी कि लास्ट में जो होती है उसकी प्रेयर को गॉडेस ने एक्सेप्ट कर लिया और उसे शूज मिल जाते हैं। और उसने गॉडेस से प्रॉमिस भी की थी कि वो इन शूज को कभी दोबारा नहीं खोगा। और इस तरीके से कह रहे हैं आज कह रहे हैं बट यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ बोर शूज। और कह रहे हैं इस तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे थे, जिस तरीके से प्रीस्ट के जो है वो शूज पहनने लगे थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे रेप्लिकास थे उनके पड़ोस में जो ऐसे थे जिनके पास शूज नहीं थे, जो शूजलेस थे, हमेशा शूज लेते रहते, शूजलेस। मतलब अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे थे उनके पड़ोस में जिनके पास पहनने के लिए शूज नहीं थे, अभी भी उनके पास कोई स्लीपर्स नहीं थी, कोई चप्पल्स नहीं थी, और हमेशा वो विदाउट शूज जो होते थे, विदाउट शूज रैपिंग का काम करते थे। इस तरीके से वहाँ की परंपरा बन गई थी। तो नो in this very passage we can say the writer says here that she remembers that there was one man was there. The man simply belongs to Udipi. Udipi is the name of a town that was situated in Karnataka. Karnataka is the state of India. And there they told a story about a man. There was a young boy, and the boy was that simply there was one boy was there. The boy used to go to the school, and in the past time one boy used to go to school, and simply his father was priest in the temple. After 30 years again, the writer visited that very place. That very temple was simply ruined, and that was desolated, that was the lonely. Whenever the boy went to the school, he would
he would offer the prayer to the goddess and the prayer for the pair of the shoes. Pair of the shoes. Another in the backyard there was another temple was there. The priest was there and he was having the red chairs. He was having the plastic chairs, etc. And you know that child went to the school after wearing the grey uniform. He was having the grey uniform, and simply we can say he was having the complete uniform. He was having the grey uniform, he was having shoes, and he was having socks, etc. You know, the boy, whenever the boy returned from the school, he threw his bag on the bed, and simply he was painting. He was taking the deep breath. He remembered the story of a boy. He saw the one young boy was there. He saw the boy used to pray in the temple, and you know, he prayed for the temple for the pair of the shoes. At the last, the goddess has accepted his prayer, and simply the goddess has given him a pair of the shoes. So in this way, when the boy got the shoes, he promised to the goddess that I would not lose them. And after that, you know, so like that, the boy of the priest, many other boys also was having the shoes due to the grace of the goddess, due to the grace of the Almighty. But still, there were so many boys were there in the neighborhood. They were still without shoesless. It means they were walking here and there, and they were on foot. So you know that in this very passage you remember very well. Simply the story began. Where did the man live? Yes, very good. The man lived in Udupi. Where was Udupi situated? Udupi was situated in the state of Karnataka. You know that where did the boy go? Where did the boy go for prayer? In the temple. Very nice, very good temple. You know, after reading this what the prayer he offered to the goddess, offered the prayer for the pair of the shoes. What did at the last he get? He got the pair of the shoes. Now, like that very boy, other boys have to also wearing the shoes, but still there were so many boys in the neighborhood, they were not having the shoes. So I think that now you understand very well this very passage. Now next passage there. My acquaintance with the barefoot replicas leads to me Simapuri, a place in the periphery of Delhi and miles away from it. Metaphorically, those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's families among them. Simapuri was then a wilderness. It is still but is no longer empty. In structure of mud with the roofs of tin and tarpaulin, devoted as sewage drainage or the running water, lived 10,000 replicas. They have lived here for more than 30 years without any identity, without permits, but the ration card that get their names on the board's list and enable them to buy grain. Food is more important for survival than identity. If at the end of the day we can feed our families and go to the bed without an aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us the grain. Say a group of women in the track that says, when I asked them why they left their beautiful land of green fields and river, wherever they find food, they pitch their tents that become straight because children grow up in them, becoming partners in survival and survival in Simapuri means that within their 30 years it has acquired the proportions of the finite garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof, their head, even if it is the lacking food, but in child it is even more. तो बेटा सेकेंड स्टेज नेक्स्ट पैसेज में राइटर क्या बताना चाहती है कि ज़्यादातर जो यहाँ के रेप्लिकास थे वो बहुत सारे रेप्लिकास से फैमिली एक्वेंटेंस मीन्स फैमिलियर विद बहुत सारे रेप्लिकास से वो परिचित हो गए थे सीमापुरी में मिलते थे। सीमापुरी एक उस प्लेस का नाम है जो यहाँ पर क्या होता है जो दिल्ली के बॉर्डर पे है एंड येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, इससे कुछ मील की दूरी पर है। कह रहा है यहाँ पर जितने भी लोग रहते थे, कह रहे हैं जो भी स्क्वाटर्स थे लिविंग विदाउट, कह रहे हैं विदाउट परमिशन, यानी इनका स्क्वाटर्स का मीन्स क्या होता है दैट लिविंग विदाउट परमिशन। माय वर्ड इज देयर दैट वेरी टफ वर्ड इज देयर दैट यू कैन से स्क्वाटर्स मीन्स लिविंग दैट without
कंडीशन। तो क्या है यहाँ पर जो बहुत सारे लोग आते थे बिना परमिशन के रहने लगे थे यहाँ पर, और ये लोग 1971 में कहाँ से आए थे, बांग्लादेश से आए थे। साहब की फैमिली भी उनमें से एक थी। कह रहे हैं यहाँ पर जो लोग थे, कह रहे हैं बहुत उनकी कंडीशन जो थी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। इनके रूफ जो थे कच्चे थे और ये तरपाल वगैरह बना के रहते, टेरप्लेन में रहते थे। और कह रहे हैं इनकी नालियाँ वगैरह जो थी, कह रहे हैं बिल्कुल चौक हो रही थी इस तरीके से कम यहाँ पर 10,000 रेप्लिकास रहते थे। कह रहे हैं ये लोग यहाँ पर 30 ईयर से रह रहे थे कि कोई पहचान नहीं थी, कोई इनके पास परमिट्स नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद कि इनके पास क्या था, एक राशन कार्ड था। और राशन कार्ड का यूज किसके लिए करते थे, अपना अनाज लेने के लिए और वोट डालने के लिए इसका यूज करते थे। फिर कह रहा है इफ द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड फैमिलीज टू गो विदाउट एनी कैन फीड द स्टमक। कह रहा है इस तरीके से पूरे दिन मेहनत करने के बाद में ये लोग क्या करते थे, शाम को मतलब जो भी खाना वगैरह खाते थे। तो कह रहे हैं से ग्रुप ऑफ द वुमेन ट्रैक्टेड सारी आई आस्क्ड देम व्हाई ब्यूटीफुल हैंड ऑफ द ग्रीन फील्ड रिवर। कह रहा है इस तरीके से जहाँ भी उन्हें खाना मिल जाता था अपने टेंट्स वगैरह लगा लेते थे। चिल्ड्रन जो बड़े हो रहे थे, कह रहे हैं आज उन्हें सर्वाइविंग करने के लिए पार्टनर हो गए थे। और इस तरीके से सीमापुरी में रहने का मतलब क्या होता है, अगर जो भी लोग सीमापुरी के अंदर रहते थे, इसका मतलब क्या था कि वो रैग पिकिंग का काम करते थे, रैग पिकर्स थे। कह रहे हैं ये लोग यहाँ पर काफी दिनों से रह रहे थे। कह रहे हैं सबसे इनका जो मेन काम था, गार्बेज ही उनके लिए क्या था, गोल्ड था। यानी गार्बेज उठाने का मतलब गोल्ड था, गार्बेज में सबको कुछ हो जाता था। इट इज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर द हेड्स एंड इवन इट द लिविंग, बट द चाइल्ड इज गिविंग मोर। तो बेटा आफ्टर रीडिंग दिस वेरी स्टोरी वी हैव कम टू नो दैट the writer was familiar, the writer became too much familiar, the writer became familiar with those very people who were living in Bangladesh. And after that that who were living in Simapuri, those very people have come from Bangladesh when in 1971. And the people or the boys or the people who are living in that very area, their condition was very poor. We can say that simply they were having the kacha house and they are having the roof. The roof were made of the teflon, etc. So but they are having what we can say that drains were, what we can say that their sewage or drainage were running water is there, dirty water were running in the sewage, and at least they were living 10,000 people. Their life of standard was very low. So we can say while they were living, they are not having any identity. Only they are for the identity they are having they are having the ration card, and ration card is used for taking the grain etc. and for the voting etc. Those very people who are living in that very place, mostly that if they live in Simapuri, it means they used to do the work of the rag picking. Whoever the people live in Simapuri, they are not having any other work. They are only having the work of the rag picking etc. And garbage is the gold for them. So that there were so many children were there, so many people were there. So it means they were all the people who were living in that Simapuri, they belong to the poverty etc. Second stanza you have studied very well. That I think you understood very well what is given in this very second stanza. In the second stanza, the condition of the people, the condition of the boys who were living in Simapuri, their condition was very pathetic. They were living beyond the poverty etc. The area in which they were living, they are having the kacha house, they are having the roof that they made of the plant etc. At least how many people were living there? That they were living only 10,000 people. They were having the drainage were running the very dirty water etc. These very people are having the for identity, they are having only the ration card that is used for the taking the food etc. So we can say after reading this very passage that in this passage the writer describes about the pathetic condition of the people who were living in Simapuri, and the life of the standard was very low. Now next passage we can say that I sometimes find a rupee even in 10 rupee note. Sahib is lighting, eyes lighting up when you can find a silver coin in a heap of the garbage. Do not stop scorching, for there is a hope of finding more. It seems for the children garbage has a meaning different from that it means their parent. For the children it is a weapon, for the elder it is a means of the survival. तो साहब इसको आंसर दे रहा है that I sometimes find that
आई यस साहब से दैट कह रहा है, साहब उसको बताता है रैंडमली, कभी कभी मुझे यहाँ पर रुपए मिल जाता था, कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता था, और यहाँ तक कि कभी कभी उनको सिल्वर कॉइन मिल जाता था। जैसे ही कार्ड में सिल्वर कॉइन मिलते थे तो इस तरीके से उनकी होप और बढ़ जाती थी और वो चीज़ों को, और इस तरीके से अगर आपको इस तरीके से मान लो सपोज तो बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल दे रखा है, मान लो कभी आपको 1 कॉइन मिल जाए, कभी आपको 10 रुपये का नोट मिल जाए, कभी सिल्वर कॉइन मिल जाए, तो आपकी जो हॉबी है और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप जो है चीज़ों को सर्च करने से नहीं रुक सकते। तो इस तरीके से गार्बेज जो है उनके लिए, गार्बेज का मतलब डिफरेंट हो जाता है, उसका मीनिंग उनके लिए डिफरेंट हो जाता है उसके पेरेंट्स के लिए। चिल्ड्रन इट इज द रैप्ड इन्वेंटर फॉर द एल्डर्स, इट मीन्स ऑफ द सर्वाइवल। यानी इसका मतलब क्या होता है, इट इज द रैप्ड इन्वेंटर फॉर द चिल्ड्रन, इट इज रैप्ड इन्वेंटर फॉर द एल्डर्स, इट इज मीन्स ऑफ द सर्वाइवल। यानी बच्चों के लिए क्या है कि चीज़ें और ज़्यादा लपेट रहते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से जो क्या होता है कि एल्डर्स इट द मीन्स ऑफ द सर्वाइवल, और जो हमारे एल्डर्स थे वो बिना सर्वाइवल के नहीं रह सकते थे। तो आफ्टर रीडिंग दिस वेरी पैसेज वी कैन से दैट साहब tells the writer that sometimes I found a rupee in the garbage, sometimes I find a 10 rupee note, even then sometimes I find the silver coin there. So whenever it's a very common phenomena is there, then whenever we find the money, yeah, whenever we started to earn our income etc., that we have started to take more interest, and after that that he was taking too much interest in searching. The children were searching for the money, and their hobbies, their interests were increasing very fastly, and after that we can say that and all the elders were survival there. Due to that all the elders were depending on their. After reading this very passage, you have come to know that Sahib is telling the reason why he was searching the gold in the garbage. That the garbage is the gold for him because his livelihood, garbage was his livelihood. Yeah, garbage is livelihood not only Sahib's, but garbage was the livelihood for all those very children who were doing the work of the bag picking, because there they find sometimes the rupees, sometimes 10 rupee net, even then sometimes they have to find the silver coins. So that not only the boys were interested to search the money, but their elders also depend on them. So one winter morning I see Sahib standing and by the second fence of the gate, the neighborhood watching the two in the playing gates. I like the game and I want to watch behind the fence. I inside go and one is around, he admits the gatekeeper lets me use the swing. एक मॉर्निंग क्या होता है, साहब जो होता है इस तरीके से एक मॉर्निंग साहब जो खड़ा होता है और वहां पर क्या होता है, गेट के एक पड़ोसी के पास में जो क्लब देखता है, क्लब में जो 2 यंग मैन होते हैं अच्छे से ड्रेस पहने हुए होते हैं, कह रहे हैं उस तरीके से ही हम्स वो हल्के से जो है गुनगुनाता है, कंटेंट टू वॉच स्टैंडिंग व्हेन द फेंस आई वुड गो इनसाइड, नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स द गेटकीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। तो उसके मन में ये बात आती है कि मैं अंदर चला जाऊंगा और थोड़ा सा झूला वगैरह खा सकता हूँ, हो सकता है कि गेटकीपर जो है मुझे अपना स्विंग यूज करने दें। तो इसमें क्या हुआ, इस पैसेज में क्या होता है, इन दिस वेरी पैसेज व्हेन साहिब वाज स्टैंडिंग नियर द नेबरहुड, that there was the club of the 2 men was there, so he saw when the swing that he was willing to go inside, and an idea came into the mind of Sahib that perhaps he may give the permission to use his swing. Sahib too is wearing the tennis shoes that look into over the discolored shirt, and sometimes there to me he said in the manner of the explanation, the fact that the discovered shoes of some rich boy who perhaps refused to them because of hold on of them does not bother him for one who had walked barefoot. Even shoes with the hole it may come true, but the game he is watching didn't tell you to go his days. Can Sahib is too wearing the tennis shoes that look straight over his discolored shirt and short. Sahib ने भी कुछ टेनिस के शूज पहन रखे थे, टेनिस शूज पहन रखे थे जो उसके डिस्कलर्ड शर्ट, उसकी जो शर्ट वगैरह थी और उसका जो शर्ट वगैरह जो थी उसके और जो शॉर्ट्स वगैरह थे बिल्कुल उसका कलर उड़ा हुआ था। साहिब कह रहा है इसका शायद एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहता था, शायद ये शूज जो थे, फैक्ट क्या है, ये शूज जो थे किसी रिच बॉय ने यहाँ छोड़ रखे थे, उसने उसको फेंक दिया था क्योंकि उसमें होल वगैरह हो गए थे, लेकिन साहिब कह रहे हैं उनको पहन के साहिब उसको पहनना चाहते थे क्योंकि फॉर वन हु हैज वॉक्ड बैrefoot कह रहे हैं इवन शूज विद द होल इट विल कम ट्रू। कह रहे हैं एक ऐसा व्यक्ति
जिसको शूज मिल जाए जो विदाउट शूज होता था, भले ही उसमें होल क्यों ना हो, लेकिन शायद उसका सपना उसमें पूरा हो जाता है, इसलिए शायद ने वो शूज पहन रखे थे। बट द गेम ही वाचिंग इंटेंडिंग टू गो इज आउट ऑफ रीच। लेकिन कह रहा है जिस गेम को वो देख रहा था शायद यही सोच रहा था कि वो उसकी पहुंच से ज्यादा बाहर है, कभी वो गेम उसे खेलने के लिए नहीं मिलेगा। तो कह रहा है आफ्टर रीडिंग दिस वेरी पैसेज वी कैन से that Sahib was wearing the stance colored clothes were there, he was having a discolored shirt and short etc. And after that he has also given the some shoes. Those very shoes have been left by the young boy, and young boys, why did the young boy throw up those very shoes? Because there was some hole. But Sahib's dream come to true. Why it came to true? Because that he was without shoes. At least now he was in the shoes. Now he can walk. And but the game which he was watching, that was out of his reach. That he cannot imagine for that. That he cannot do for that, because other people give the permission or not. This morning Sahib is on the walk the milk booth, and the hand is steel canister. I look if the tea is down. The road, he says, pointing in the distance, paid 800, and my does the milk. I asked his face. I had the careful look in the steel canister, and seemed heavier than the plastic bag who carry so lightly on his shoulder. The bag is his. The canister belonged to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. Now again in this very morning, when the writer saw Sahib, that Sahib was not doing the work of the right beginning, but now this time Sahib was having the canister, that was he was having the 800 milk, and he was in the tea shop, and canister was on the back of Sahib. Now he was not looking happy. He was started to do the work in the tea shop, and one that canister he was hanging on his back to that very time, and he was getting the salary for 800 rupees. So now he started to do the work in the tea shop, but now he was not looking happy. The reason in the beginning he was free. He can do whatever he likes, but now he is not free. He was under the command of the others, and in this way we can say that the first part of this very story is finished. But the next story we will study. Thank you very much. And we can say that before ending this very chapter, that in the beginning Sahib was free. Now he has to do the work under the kind control of the others. Now he cannot do whatever he chooses. He cannot do whatever he likes. Now he has to do the work under the control of others. He has to do the work just like a servant. So he was not looking happy. This was the reason. The first part of the story is going to be finished. Thank you guys. Next time we will meet.